हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कौन थी अनुषा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं फैक्ट्री में खड़ा मजदूरों पर चिल्ला रहा था, कोई काम ठीक से नहीं करते। मैनेजर आउटपुट लाइन में देखो, वहाँ कितने मजदूर हैं। इतनी गर्मी में तेल फैक्ट्री में मेरा खुद का खड़े खड़े तेल निकल रहा था। इतने में कानों से एक मधुर आवाज़ टकराई, मिस्टर रविकांत, क्या मैंने सही पहचाना? मैंने पलटकर देखा। एक बला सी खूबसूरत मोहतरमा मेरे सामने खड़ी थी। मैंने बोला, हाँ मैं ही रविकांत हूँ, कहिए क्या काम है। मैं उसके गुलाबी होंठों के ऊपर आ रहे छल्लेदार बालों को देखता ही रह गया। उसने सलीके से अपने बाल कानों के पीछे किए और मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोली, मिस्टर रविकांत, मैं अनुषा नेचुरल लाइफ एनजीओ से। इतना बोलकर गले में लटका आई कार्ड उसने सामने कर दिया। फिर बोली, क्या हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं? यहाँ फैक्ट्री में शोर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने बोला, हाँ चलिए, आइए मेरे कैबिन में चलें। मैं कैबिन की तरफ चलने लगा तो वह मेरे पीछे आ गई। कैबिन में आते ही मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वह बोली, हाँ तो मिस्टर रविकांत, हमारा एनजीओ कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों के लिए फंड कलेक्ट कर रहा है। आप अपनी तरफ से सहयोग राशि दे हमें अनुग्रहित करें। इतना बोलकर उसने अपने एनजीओ के कुछ पेपर्स मेरे सामने रख दिए। मैंने चेकबुक निकाली ही थी कि इतने में मेरा सर्वेंट चाय लेकर आ चुका था। साथ में मेरे लिए घर से आया हुआ टिफिन भी लाकर मेरे टेबल पर रख दिया। वह मोहतरमा बोली, अच्छा तो ये है आपकी सेहत का राज मिस्टर विकांत, तभी आप इतने फिट और फाइन हैं। मैं हतप्रभ सा रह गया उसकी अचानक की गई टिप्पणी से। फिर मैंने कहा, दरअसल मेरी बेटी को मेरी बड़ी फिक्र रहती है। बाहर का खाना सख्त मना है मुझे। वह बोली, ओ माई गॉड, कितनी बड़ी है आपकी बेटी? मैंने बोला, बस 17 साल की है, काफी फिक्र करती है मेरी। मोहतरमा की आंखें आश्चर्य से खुली ही रह गई। बोली, क्या आपकी बेटी 17 ईयर्स की है? सॉरी, मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रही थी मिस्टर रविकांत जी। आपकी कसी हुई बॉडी को देखकर कोई भी लड़की आप पर फ्लैट हो जाए। बाय गॉड, अब मैं उसे क्या बताता। इतने सालों में पहली बार किसी ने सिर्फ मिस्टर रविकांत नाम से मेरा संबोधन किया था, नहीं तो हर कोई रविकांत जी, अंकल जी, ये सुनकर मेरे कान पक गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए चेकबुक निकाली और 20,000 का चेक साइन करके देते हुए बोला, अजी बस फिट रहने का शौक है, डेली जिम विम जाते हैं, तभी ये बॉडी शॉडी बनी है। उसकी कचरारी आंखें जैसे मेरे शरीर का विश्लेषण कर रही थी। फिर वह अपने कागज समेटने लगी। कुर्सी से उठते हुए उसने फिर मेरी तरफ एक भरपूर नज़र डाली और पूछा, वैसे किस जिम में जाते हैं आप? मैं सकपका गया क्योंकि जिम की बात तो उस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कही थी। फिर कुछ याद करते हुए कहा, बिल्ड योर बॉडी जिम, जो अशोका मार्ग पर है। वह बोली, अरे वाह, मैं भी तो उसी जिम जाती हूँ। वैसे कितने बजे जाते हैं आप? मैं 8 बजे। मैंने कहा, अच्छा कभी हम मिले नहीं, एक्चुअली मैं 6 बजे जाती हूँ ना। इटलाती हुई वह दरवाजे से निकलते हुए उसी मधुर स्वर में बोली, ओके देन बाय सी यू। वह बाहर चली गई और मैं अपने ख्यालों के गुलशन को आबाद करने लगा। सोचने लगा, जब शादी करने की उम्र हुई थी तब बाबूजी की सख्ती से सारे शौक धरे रह गए थे। कितना मन था कि फिल्मों की तरह मेरी भी लव मैरिज होती। शादी हुई भी तो गांव की रहने वाली निर्मला से, जो कभी शहरी ढंग में ढली ही नहीं, हमेशा 6 गज की साड़ी में खुद को लपेट के रखती थी। मैं खड़ा हुआ और सामने लगे शीशे में गौर से अपने आप को हर एंगल से निहारने लगा। भले ही तोंद थोड़ी सी निकल आई हो, सामने के सर के बाल थोड़े उड़ गए हों, फिर भी सचमुच मेरी पर्सनैलिटी प्लीजेंट है, इस बात का एहसास गहरा हो गया था। यानी इस उम्र में भी मुझे देखकर बहुतों के दिल में कुछ कुछ होता है। तभी तो फैक्ट्री आते समय मिसेस शर्मा की बड़ी बहन अक्सर रास्ते में मुझे मिल ही जाती है, और वो चंद्र प्रकाश की तलाकशुदा साली अक्सर बालकनी में खड़ी मिल ही जाती है। हो न हो मुझसे मिलने के बहाने तलाशती होगी। मैंने लगभग सभी औरतों को शक के नजरिए में रख लिया था। आज जो हुआ वह तो बस दिल को ठंडक ही दे गया था। सीधे सीधे लाइन मार रही थी, बला की अदाएं थी उसकी। मैं तो अपनी बड़ी धड़कनों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसी के ख्यालों में खोया रहा। अचानक पत्नी का फोन आ गया।
मेरी सोच की दिशा बदली कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। 55 साल का जिम्मेदार आदमी हूँ, घर में बीवी बच्चे सब हैं, और मैं यहाँ किसी फुलझड़ी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। ना ना, अचानक मेरे अंदर की नैतिकता जागी। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी गलत है। वो तो आई और चली गई, अब फिर कभी शायद ही मुलाकात हो उससे। सोचते सोचते पत्नी का फोन भी कट गया था, उससे भी बात नहीं हो पाई। शाम को घर आकर मैं कपड़े बदलकर रोज की तरह न्यूज़ देखने बैठ गया, पर आज समाचारों में मन ही नहीं लग रहा था। बार बार उस हसीना का चेहरा सामने आ रहा था। अगले दिन नियत समय पर फैक्ट्री पहुंच गया। वही मजदूरों पर झलाना, वही दिनचर्या। अचानक मैंने देखा, फ्लावर प्रिंट वाली स्टाइलिश पिंक मिडी और घुंघराले लहराते बालों को संवारते हुए वही मोहतरमा फिर से मेरे पास आ रही है। मेरे मन में संगीत के कई तार एक साथ बजने लगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो फिर से मेरे सामने आ गई है। मैंने उसे कैबिन की ओर चलने का इशारा किया, बिना ये जाने कि वह किस काम से आई है। मेरे लिए बस उसका आना महत्वपूर्ण था। मेरे दिल पर छुरियां चलाती हुई वह सामने बैठ गई। मैं कुछ बोलता इससे पहले उसने ही बात शुरू की। सॉरी मिस्टर रविकांत, आपको आज फिर परेशान करना पड़ा। दरअसल कल डोनेशन वाली लिस्ट में आपके साइन बाकी रह गए थे। इतना बोलकर उसने एक कागज आगे किया। वहां मेरा नाम लिखकर सामने डोनेशन की राशि लिखी हुई थी। मैंने शेखी पुकारते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, गुप्त दान में ऐड कर देते इसको। वह बोली, मिस्टर रविकांत, आपके जैसे सोच इस दुनिया में सबकी होनी चाहिए, बट हमें तो डाटा रिकॉर्ड रखना होगा ना। आप प्लीज साइन कीजिए। मैंने साइन करके पेपर उसे दे दिया। पेपर साइन करवाकर वह जाने लगी। मन किया रोक लूं। दरवाजे की तरफ जाते हुए वह अचानक मुड़ी और बोली, कल मैं 8 बजे पहुंचे थे जिम, पर आप नजर नहीं आए। मैं किसी चोर की तरह सकपका गया। ओह, कल एक्चुअली बीवी के मायके जाना पड़ गया, सो जिम नहीं जा सका। मैं सकपकाते हुए बोला। वह मुस्कुराते हुए बोली, ओके देन सी यू इन जिम, बाय। बाय बोलते हुए अपने हाथों को यूं इस तरह नचाया उसने कि मेरा दिल मचल उठा। जब वह गई तो किसी प्रकार इस स्वप्न लोक से बाहर आ पाया। मैं पुलकित हो सोचने लगा, वह जिम जाके मेरे बारे में ही सोच रही थी। मैं तो जिम वाली बात भूल चुका था, पर उसे याद थी। तो क्या सचमुच वह मुझसे प्यार करने लगी है? यह सवाल दिल में बार बार उठ रहा था। फिर तो फैक्ट्री में मेरा मन ही नहीं लगा। हाफ डे में सीधा पहुंच गया बॉडी बिल्ड जिम। थोड़ी प्रैक्टिस की और अगले दिन से रोजाना 8 बजे आने की बात तय कर घर आ गया। बीवी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गई। मैं बीमारी का बहाना करके कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। एक्चुअली किसी से बात करने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैं तो बस डूब जाना चाहता था उसी के ख्यालों में। क्या नाम था उसका? अनुषा। हाँ, वह तो मुझे मेरे नाम से बुलाती है। मैं ही उसके नाम पर गौर नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचकर खुद के अनाड़ीपन पर बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन नियत समय पर मैं जिम में मौजूद था। वहाँ अनुषा मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने साथ में जिम किया। जाते हुए अनुषा बोली, मिस्टर रविकांत, आई डोंट नो, पर ऐसा क्या है आप में जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है? अजीब सा आकर्षण है, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। क्या आप भी? उसके इस सवाल पर मुझे लगा जैसे कि मेरी सांसें ही थम गई हों। अजीब अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। कुछ भी बोल नहीं सका। ओके सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, इतना बोलकर वह चली गई। मैं यही सोचकर मदमस्त हो चुका था कि वह मुझे रोज मिलने का इशारा कर रही है। अब रोजाना 8 बजे अनुषा मुझे जिम में मिलने आने लगी। कभी कभी हम चाय कॉफी पीने या टहलने भी निकल जाते। मेरी बीवी अक्सर मेरे बर्ताव और रूटीन में आए बदलाव को लेकर सवाल करती, पर मैं बड़ी चालाकी से बहाने बना देता। जिंदगी इन दिनों बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। अजीब सा नशा होता था उसके संग बिताए लम्हों में। पूरा दिन उसी के ख्यालों की खुशबू में विचरते हुए गुजर जाता। मैं तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स लेकर उसके पास पहुंचता। वह खुश हो जाती। कभी कभी वह करीब आती, अनजाने ही मुझे छूकर चली जाती। उस स्पर्श में गजब का आकर्षण होता। मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। धीरे धीरे मेरी इस मदहोशी ने फैक्ट्री में मेरे मूड पर भी असर डालना शुरू किया। अब मैं बेवजह मजदूरों पर चिल्लाता नहीं था। एक दिन मेरे किसी परिचित ने मुझे अनुषा के साथ देख लिया और जाकर बीवी को बता दिया। बीवी चौकन्नी हो गई और मुझसे कटी कटी सी रहने लगी। वह मेरे फोन और आने जाने के समय पर नजर रखने लगी।
मुझे इस बात का एहसास था, पर मैं क्या करता। अब अनुषा के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकता था। एक दिन अनुषा मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, अब आगे? आगे क्या? मैंने पूछा। आगे बताइए मिस्टर, मैं आपकी बीवी तो बन नहीं सकती, आपके उस घर में रह नहीं सकती, इस तरह कब तक चलेगा? मैंने बोला, तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक दूसरा घर खरीद दूं? वह मुस्कुराती हुई बोली, अच्छे काम में देर कैसी? मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम दोनों का एक खूबसूरत घर होना चाहिए, जहाँ तुम बेरोक-टोक मुझसे मिलने आ सको, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तो तुम वह सब भी पा सकोगे जो तुम्हारी नज़रें कहती हैं। इतना बोलकर उसने एक आंख मारी। मन किया कि बस आज तो उसे कस के जकड़ ही लूं। फिर दिल ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, हसीना रूठ न जाए। वह आगे बोली, मेरे नाम पर एक घर खरीदोगे तो मुझे भी एतबार हो जाएगा कि तुम मुझे वाकई चाहते हो। फिर हमारे बीच कोई दूरी नहीं रह जाएगी। मेरा दिल एक अजीब से एहसास से खिल उठा। अनुषा पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, इसमें और देर नहीं होनी चाहिए। तभी वह मेरे गले में बाहें डालती हुई बोली, अच्छा सुनो, तुम मुझे कैश रुपए दे देना। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मदद से मैंने एक घर देखा है, 40 लाख का घर है। ऐसा करो, आधे रुपए मैं लगाती हूँ, आधे तुम लगा दो। ठीक है, मैं रुपयों का इंतजाम कर दूंगा, मैंने कहा तो वह मेरे सीने से लग गई। अगले 2-3 दिनों में मैंने रुपयों का इंतजाम कर दिया। चेक तैयार कर उसे सरप्राइज देने के ख्याल से मैं उसके घर के एड्रेस पर जा पहुंचा। बहुत पहले उसने यह एड्रेस दिया था, पर कभी भी मुझे वहां बुलाया नहीं था। आज मौका था, बड़े अरमानों के साथ बिना बताए उसके घर पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर से दो लड़कों की बातचीत के स्वर सुनाई पड़े तो मैं ठिठक गया। दोनों किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। एक हंसता हुआ कह रहा था, यार रमेश, अनुषा बनकर तूने उस रविकांत को अच्छे झांसे में लिया, लाखों के गिफ्ट्स लुटा चुका है तुझ पर, अब 20-25 लाख का चेक लेकर आ रहा होगा। यार, कई सालों से तू लड़की बनकर लोगों को लूटता आ रहा है, पर यह दांव आज का सबसे तगड़ा दांव रहा। बस यह चेक मिल जाए मुझे, फिर बेचारा ढूंढता रहेगा कहाँ गई अनुषा। लड़कियों वाली आवाज निकालता हुआ बगल में खड़ा लड़का हंसने लगा। बाल ठीक करता हुआ वह पलटा तो मैं देखता रह गया। यह अनुषा था, यानी लड़का जो लड़की बनकर मेरे जज्बातों से खेल रहा था। सामने बिस्तर पर लड़की के गेटअप के कपड़े, ज्वेलरी और लंबे बालों वाला विग पड़ा था। वह जल्दी जल्दी होठों पर लिपस्टिक लगाता हुआ कहने लगा, यार, उस तोंदू भुट्टे को हैंडसम कहते कहते थक चुका हूँ। उसका दोस्त ठहाके लगाता हुआ बोला, ले ले मुझे यार, लड़कियों की आवाज़ निकालने का तेरा हुनर अब हमें मालामाल कर देगा। मैं हक्का बक्का रह गया। बचपन में पैरों तले जमीन खिसकना मुहावरा सुना था। आज उस मुहावरे को मैंने सजीव महसूस किया। उल्टे पैर तेजी से वापस लौट पड़ा। लग रहा था जैसे वे मुस्टंडे लड़के लपक कर मुझे पकड़ लेंगे। हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। सामने उदास हैरान सी बीवी खड़ी थी। आज वह मुझे बेहद निरीह और मासूम लग रही थी। मैंने फटकर उसे सीने से लगा लिया। वह चिंतातुर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं नज़रें चुराकर अपने कमरे में चला आया। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था, पर इसमें अनुषा के लिए धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैंने सुना था थाईलैंड में ऐसे लेडी बॉय होते हैं, पर यहाँ तो यह बॉय लेडी बनकर मेरी जिंदगी का मजाक बना रहा था, और मैं मूर्ख ऐसे कैसे उसे पहचान नहीं पाया। सारी रात अनुषा के बारे में सोचकर मुझे अपने आप से घिन आने लगी। वो तो शुक्र है मेरी इस बेवफाई और मूर्खतापूर्ण कार्य का खुलासा बीवी और समाज के आगे नहीं हुआ, वरना मैं धोबी का वह कुत्ता बन जाता जो ना घर का होता और ना घाट का। मैंने तुरंत अनुषा को कई गाली देकर फोन पर मैसेज लिखे, जैसे आज के लड़के देते हैं, अपना दिल टूट जाने पर। आखिर मेरा भी दिल था जो कुछ दिन से जवान होकर धड़क रहा था। उसके शब्द भेदी बाण मेरे दिल में गूंज रहे थे कि मैं बुढ़ा तोंदू हूँ। कई दिन से बना हुआ हौसला टूट रहा था। गुस्से में उसका फोन मिलाया, जो उसने मेरे मैसेज पढ़कर स्विच ऑफ कर लिया था, और इस कहानी का यही अंत होना था। आपको हमारी कहानी कौन थी अनुषा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।